पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और आज हम देखेंगे चार्टर एक्ट 1813। तो इसको हम कुछ पॉइंट वाइज में देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है मोनोपोली ऑफ ट्रेड। तो अभी तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी मोनोपोली थी ट्रेड में कि उनके अलावा कोई और कंपनी इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकती थी। लेकिन चार्टर एक्ट 1813 में वो उनकी मोनोपोली बस दो ही जगह रह गई। एक तो ट्रेड विद चाइना और ट्रेड इन टी। इन दोनों एरिया के अलावा कोई और कंपनी इंडिया में आके ट्रेड कर सकती थी। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि इसकी ऐसी क्या मोनोपोली को हटाने की या कम करने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो ऐसा क्या हुआ? तो इसका रीज़न ये है कि यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया 1740 में, जिसके ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ब्रिटिश में ही, ब्रिटिश से ही स्टार्ट हुआ था। और जिसके उससे ब्रिटिश में हर जगह फैक्ट्रीज़ वगैरह लग रही थी और वो अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में अपना माल सप्लाई कर रहे थे। लेकिन ऑन द अदर हैंड क्या हुआ, नेपोलियन एक के बाद एक यूरोपियन कंट्रीज़ को कैप्चर करता जा रहा था और अब उसकी नज़र थी ब्रिटिश पे। तो उसने ब्रिटिश को वीक करने के लिए एक ऑर्डर पास किया कि अगर कोई भी यूरोपियन कंट्री ब्रिटिश के साथ ट्रेड ना करे, जिससे ब्रिटिश मर्चेंट को बहुत नुकसान हुआ, तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में गए कि हमें इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन दो करके। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन दी, बट दो एरिया छोड़ के, जो थे ट्रेड विद चाइना और ट्रेड इन टी, जिसमें खाली अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती थी। अब दूसरा पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, कंट्रोल ऑफ कंपनी। तो कंट्रोल ऑफ कंपनी तो अभी भी सेम था जैसा पिट्स इंडिया एक्ट में था। कॉमर्शियल अफेयर अभी भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखते थे और पॉलिटिकल अफेयर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल। थर्ड हम पढ़ लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन भी सेम था पिट्स इंडिया एक्ट की तरह। गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे सबऑर्डिनेट थे गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे के। फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव। ये भी सेम था पिट्स इंडिया एक्ट की तरह। किसी भी लॉ को पास होने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मेजॉरिटी डिसीजन पे ही कोई भी लॉ पास होता था। अगर 2-2 से टाई हो जाता था तो गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर थी कि वो उसको एक्ट को पास कर सकते थे। फिफ्थ पॉइंट है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, ये भी सेम जैसा पिट्स इंडिया एक्ट में था सेम रहा। तो सिक्स पॉइंट हम देखेंगे रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। पहले कॉमर्शियल ट्रेड वगैरह से जो रेवेन्यू जनरेट होता था और जो टैक्स वगैरह से रेवेन्यू जनरेट होता था, दोनों को साथ काउंट करते थे। लेकिन चार्टर एक्ट 1813 के बाद क्या किया कि जो कॉमर्शियल रेवेन्यू है उसको अलग से सेपरेटली ऐड किया गया और रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम ब्रिटिश पोजेशन उसको अलग ऐड किया गया। तो ये यहाँ पे चेंज हुआ। और सेवन्थ हम पढ़ेंगे इसने क्या, चार्टर एक्ट 1813 ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मैंडेटरी कर दिया कि उनको हर साल 1 लाख रुपए इंडियन एजुकेशन पे खर्च करना है। तो जिसके वजह से इंडिया में स्कूल वगैरह बने, स्कूल में नई टीचर्स आए, किताबें आई। 8 पॉइंट यह है कि चार्टर एक्ट 1813 ने कोर्ट्स को थोड़ा और पावरफुल कर दिया। पहले कोर्ट्स के दायरे में आते थे खाली इंडियंस, तो जब से ये ट्रेड मोनोपोली कम हुई तो और ज़्यादा यूरोपियंस इंडिया में आ रहे थे। तो इसमें क्या हुआ, पहले कोर्ट्स के दायरे में खाली इंडियंस आते थे, लेकिन अब यूरोपियंस भी इस कोर्ट के दायरे में आने लग गए। और लास्ट पॉइंट है 9 पॉइंट, जिसमें ये हुआ कि चार्टर एक्ट 1813 ने जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको इंडिया में अपना धर्म प्रचार करना अलाउ कर दिया। तो वो आके अपना धर्म प्रचार वगैरह कर सकते थे इंडिया में। तो ये था चार्टर एक्ट 1813। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1833। थैंक यू।